प्रीलिम्स में 100% आने वाला है। अभी समझ लो वरना पछताओगे। तो ये जो टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है और 100% यूपीएससी जो 2026 में कंडक्ट कराने जा रही है उसमें ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको। वेलकम बैक टू फीडबैक आईएएस। आई एम नासिर सैफी, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स। आपका द हिंदू का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस हम डेली कर रहे हैं उसमें आपका स्वागत है दोस्तों। हम कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं ला रहे हैं जिसमें यूपीएससी के एग्जाम में ना आए या यूपीएससी के सिलेबस से कनेक्ट ना करता हो या यूपीएससी से बिल्कुल भी लिंक ना हो। तो हम सारे जो आर्टिकल्स हैं वही ला रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और फीडबैक आईएएस पर भरोसा करिए। आपका जो सारा करंट अफेयर्स है वो फीडबैक आईएएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कवर कराना। तो हम डेली द हिंदू का न्यूज़पेपर ला रहे हैं और हम एक मैगजीन भी इशू करने जा रहे हैं। आपके पेपर से पहले जो प्रीलिम्स होगा 2026 का, उससे पहले हम करंट अफेयर्स को आपका ऐसा कर देंगे कि आपके जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए वो आप मिस ना हो। हम कोई भी आर्टिकल मिस नहीं करेंगे। सारे आर्टिकल, सारे टॉपिक, सारे सब टॉपिक कवर करने वाले हैं हम करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स आपको पता होगा कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है यूपीएससी एग्जाम की बात करते हैं या हम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं। तो यूपीएससी का कितना बड़ा रोल है मैं ये बार बार आपको रिट्रेट कर रहा हूँ, बार बार मैं बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ, बच्चे क्या करते हैं करंट अफेयर्स को बहुत लाइटली लेते हैं, करंट अफेयर्स को इग्नोर करते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स को इग्नोर करेंगे तो आपका प्रीलिम्स निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो करंट अफेयर्स पर फोकस बनाए रखिए। और दूसरा दोस्तों, बच्चे क्या करते हैं बैलेंस नहीं करते हैं, या तो वो करंट अफेयर्स को ज़्यादा पढ़ेंगे या स्टैटिक पार्ट को ज़्यादा पढ़ेंगे। तो आपको ओवरऑल बैलेंस रखना है, आपको स्टैटिक पार्ट भी पढ़ना है और करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। जब तक आप स्टैटिक पार्ट को करंट अफेयर्स से लिंक नहीं करेंगे तब तक आपका प्रीलिम्स निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए आपको दोनों पार्ट, लेकिन फोकस किन चीज़ों पे करना है दोस्तों, आपको फोकस दोनों चीज़ों पे करना है, बैलेंस बना के रखना है। हमारी जो क्लासेस हैं स्टैटिक पार्ट्स की, जैसे हिस्ट्री हुई, ज्योग्राफी हुई या जो भी हैं, वो हम जल्दी ही लाने वाले हैं। तो आप फीडबैक आईएएस के साथ बने रहिए और फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं हमारा आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स में पॉजिटिव कमेंट करिए, अगर ख़राब लग रहा है तो नेगेटिव कमेंट्स में बताइए वेयर वी कैन चेंज, कहाँ पर हम इम्प्रूव करना चाहिए, हमें जो क्लासेस है कहाँ कैसे हमें शुरू करनी चाहिए और कैसे हमें टीचिंग स्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए जिससे आपको हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस पसंद आएँ। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं और शेयर करते रहिए, शेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको दोस्तों मैं डेली बता रहा हूँ कि हमारा आंसर राइटिंग का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। तो आप प्लीज़ हमारी वेबसाइट www.feedbackias.com पर जाकर विजिट करें, क्योंकि जो आंसर राइटिंग है, आंसर राइटिंग इज़ द इसेंशियल पार्ट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे या आप आंसर राइटिंग को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आप यू आर नॉट एबल टू क्रैक द यूपीएससी एग्जाम। तो आंसर राइटिंग का कितना बड़ा रोल है। तो हम आंसर राइटिंग में क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम पहले जो भी बच्चे आंसर राइटिंग को ज्वाइन करते हैं, और किसको ज्वाइन करना चाहिए, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण साबित हो सकता है। अगर कोई बिगनर है जिसको आंसर राइटिंग का जीरो नॉलेज है उसके लिए तो ये प्रोग्राम बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बिगनर जो है या बिगिनिंग जो है, बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे आंसर राइटिंग को। हम सिखाएंगे कि एक आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें कीवर्ड्स कैसे हो सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना कैसे, उसमें डायरेक्टिव कैसे होते हैं, कमांड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं और कमांड वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। और हम क्या करेंगे, जो भी आंसर देंगे हम उसका मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड कराएंगे और उसके साथ हम एक वीडियो सेशन करेंगे, हम आपके उसमें डाउट्स लेंगे। तो हमारा जो आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है वो बहुत डिफरेंट होने वाला है। दूसरा, अगर आप बिगनर
बिगनर वाला जो पढ़ा हुआ है पास कर लेते हो, फिर हम जाते हैं मॉडरेट की तरफ। जो मॉडरेट होते हैं कि जो मॉडरेट क्वेश्चन है उनकी तरफ हम जाते हैं। फिर आपको सिखाया जाता है कि एक आंसर को कैसे बेहतर किया जाता है। फिर हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन या हम एडवांस की बात करते हैं, फिर हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो हमारा जो आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है बहुत बेनिफिशियल होने वाला है और हमने इसको बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे रखा है। तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट www.feedbackis.com को विजिट करें और देखें कि हमारा आंसर राइटिंग का प्रोग्राम कैसा है। चलिए अब क्विकली देख लेते हैं आज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं। आज जो आर्टिकल होने वाले हैं दोस्तों, मैंने जैसे ही वीडियो के शुरू में बताया, आज के जो आर्टिकल हैं, अगर आप 2026 का प्रीलिम देने वाले हैं तो आपके लिए ये आर्टिकल इतने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, बिकॉज क्योंकि यूपीएससी के 2026 में इन आर्टिकल से सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यूपीएससी से। ये 100% श्योर है कि इस आर्टिकल से क्वेश्चन जरूर आएंगे, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। लेकिन यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी का तरीका क्या होता है, यूपीएससी का पैटर्न क्या होता है, आखिर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट या जो यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है लेकिन यूपीएससी के प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या 2026 का अटेम्प्ट देने की सोच रहे हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो आज जो डेट हो रही है, हम कौन सी डेट का दोस्तों न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, हम जो जिस डेट का न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं वो है 13 सितंबर। हम डेली द हिंदू का न्यूज़पेपर ला रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सम टाइम दोस्तों क्या होता है, ड्यू टू टेक्निकल एरर्स या मैं अवेलेबल नहीं होता, मेरे पास कुछ काम होता है तो वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाती है। तो आप थोड़ा एडजस्ट करिए। अभी इनिशियल डेज में क्या है दोस्तों, आई हैव लॉट ऑफ वर्क, जिस वजह से क्या होता है वीडियो का आना थोड़ा लेट हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि वीडियो थोड़ा सुबह जल्दी आए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी आए और इंशाल्लाह और वीडियो क्या है जल्दी आएगी। तो हम जो आज हम कौन से डेट का कर रहे हैं, 13 सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। हम वही आर्टिकल एनालाइज करते हैं या वही आर्टिकल आपको पढ़ाते हैं जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, इधर या उधर के आर्टिकल हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। तो चलिए और हम समझने की कोशिश करते हैं आज हम कौन कौन से जो आर्टिकल हैं वो यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और आज के जो आर्टिकल हैं हम कौन कौन से आर्टिकल आज अपनी क्लासेस में पढ़ने वाले हैं या अपनी वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज का जो सबसे पहला आर्टिकल होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों नेपाल के अंदर क्या हो रहा है। नेपाल के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है। जब से क्या हुआ है, प्रोटेस्ट शुरू किया है जैन जी ने, उसके बाद क्या हुआ, जो केपी ओली शर्मा है उन्होंने क्या किया, रिजाइन दे दिया। गवर्नमेंट क्या हो गई, शिफ्ट हो गई गवर्नमेंट वहाँ से, पॉलिटिकल टर्मोइल हो गया है वहाँ पर। तो अब क्या है, इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है। तो इंटरिम गवर्नमेंट को कौन हेड करेगा, इसी के ऊपर हमारा आर्टिकल होने वाला है, नेपाल। तो दोस्तों नेपाल जो है इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे वाई मैटर्स फॉर इंडिया, ये भी हम देखेंगे। तो दोस्तों सुशीला जो कार्की हैं, सुशीला कार्की ने क्या किया है, जो फर्स्ट वुमेन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बनी है, कौन सी पहली वुमेन है जो प्राइम मिनिस्टर बनी है नेपाल के अंदर। अभी तक क्या है दोस्तों, नेपाल के अंदर कोई भी वुमेन जो थी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी थी। तो ये टॉपिक दोस्तों, ये टॉपिक जीएस पेपर 1 सॉरी जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम जीएस पेपर 1 की बात करें, जीएस पेपर 1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो। जीएस पेपर 1 के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर हम जीएस पेपर 1 की बात करते हैं दोस्तों, वुमेन जो सुशीला जो कार्की हैं, तो वो जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ऐसे ऐसे के लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज हमेशा क्या है, ऐसे जो पूछा जाता है दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स से जितनी रिलेटेड चीज़ें उस पर हमेशा ऐसे पूछा गया है। तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, इस पर ऐसे लिखने का भी सोचें। और तो ये टॉपिक यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है। अब हमारा सेकंड आर्टिकल क्या है दोस्तों, सेकंड आर्टिकल जो है इकोनॉमी से रिलेटेड है।
अगर हम जीएस पेपर 3 की बात करते हैं तो जीएस पेपर 3 के लिए ये आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या है आर्टिकल दोस्तों? रिटेल इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो कितना हो गया दोस्तों? 2.1% हो गया है अगस्त आफ्टर द 9 मंथ डिक्लाइन। तो हमारा जो रिटेल प्राइस था वो क्या कर रहा था? वो डिक्लाइन कर रहा था, लेकिन अब क्या हुआ है? अब वो क्लेम कर रहा है 2.1% हो गया। अगर दोस्तों रिटेल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा गिरता है उसका मतलब क्या है? कि हमारी जो ग्रोथ है बहुत स्लो हो रही है। और अगर रिटेल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कि हमारी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ रेट ज़्यादा है। तो दोनों सूरतों में क्या है? इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होता है तो वो भी नुकसानदेह है, बहुत कम है तो वो भी नुकसानदेह होता है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे आरबीआई ने टारगेट कितना सेट किया हुआ है इन्फ्लेशन को लेकर, कि कितना इन्फ्लेशन, कितने और कितने के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए। तो हम ये आर्टिकल जो है जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कितने टाइप्स के होते हैं, व्हाट इज रिटेल इन्फ्लेशन, व्हाट इज होल इन्फ्लेशन, होल सेल इन्फ्लेशन। तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और तीसरा जो आर्टिकल है दोस्तों, तीसरा आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो तीसरा आर्टिकल क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? तो तीसरा आर्टिकल जो है जीएस पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा क्या है? व्हाट इज द थर्ड आर्टिकल दोस्तों? थर्ड आर्टिकल है सेंटर होल्ड मीटिंग क्रिएटिंग द मोर स्पेशल कोर्स। अब क्या है? सेंटर ने होल्ड कर दी है मीटिंग को, जिसमें बात करनी थी कि जो स्पेशल कोर्स बनने हैं। अगर हम एनआईए की बात करते हैं तो एनआईए के कितने कोर्स हैं जो एनआईए के केसेस सुनते हैं। तो हम देखेंगे दोस्तों आखिर स्पेशल कोर्स कौन कौन, कितने कोर्स हैं हमारे जहाँ और होल्ड कर दिए, और स्पेशल कोर्स का क्राइटेरिया क्या होता है, कौन इसको क्रिएट करता है। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। ये भी जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हमारा जो फोर्थ, नॉट अ आर्टिकल दोस्तों, दिस इज अ एडिटोरियल। हम क्या कर रहे हैं? 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेते हैं और एक एडिटोरियल लेते हैं। तो चौथा हमारा एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप मेंस लिखना चाहते हैं तो आपको एडिटोरियल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा? जब आप एडिटोरियल करते हैं तो आपका जो दिमाग है उसका जो मल्टी डायमेंशन है वो खुलता है। आखिर ये क्यों है, ये क्यों नहीं है। आप जो 6W होते हैं उनको निकाल कर बाहर लाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये कौन इसको कर रहा है, किसके द्वारा ये किया जा रहा है। तो सारी चीज़ें आप देखते हैं। तो हमारा जो एडिटोरियल है प्रॉपर्टी राइट, ट्राइबल्स एंड द जेंडर पैरिटी गैप, हम बात करेंगे आज ट्राइबल के, उनके प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं, और दोस्तों जेंडर जो पैरिटी गैप है वो ट्राइबल्स के वो क्या है। तो हम सारी चीज़ें इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये टॉपिक जीएस पेपर 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के लिए और प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हम इसमें आर्टिकल देखने वाले हैं कि ट्राइबल्स के लिए कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारी जो वेबसाइट है उस पर विजिट करें, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है फीडबैक आईएएस उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो हमारी वेबसाइट है फीडबैक आया तो उसको, सॉरी, जो हमारा यूट्यूब चैनल है फीडबैक आया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले आर्टिकल की तरफ दोस्तों। पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला आर्टिकल क्या है दोस्तों? जैसा आपको पता हो, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या उठता है दोस्तों? जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, जो नेपाल में डेवलपमेंट हो रहा है, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, यूपीएससी एस्पिरेंट को क्यों क्लोजली देखना चाहिए? क्यों यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जो नेपाल में चेंज हो रहा है, जो शिफ्ट हो रहा है, उसको यूपीएससी एस्पिरेंट को क्यों देखना चाहिए? आप मुझे कमेंट्स में बताइए दोस्तों। और हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे इंडिया का और नेपाल के जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसको समझेंगे। तो हमारा आर्टिकल क्या है दोस्तों? जो नेपाल में पहली जो वुमेन
प्राइम मिनिस्टर बनी है। कौन है दोस्तों? नेपाल सुशीला कार्की। जो सुशीला कार्की हैं वो पहली प्राइम मिनिस्टर बनी है, पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर। आज तक कोई भी वुमेन प्राइम मिनिस्टर नहीं हुई। पहले दोस्तों, पहले नेपाल में क्या होता था, पहले मोनार्की थी 2008 से पहले। फिर क्या हुआ दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो नेपाल के अंदर क्या हुआ है दोस्तों, नेपाल के अंदर एक अंतराल के बाद क्या हुई है, गवर्नमेंट कोलैप्स होती रही है, गवर्नमेंट बनती रही है। तो गवर्नमेंट बनती रही है, उसका क्या रीजन है कि कोलैप्स क्यों होती है दोस्तों? वहाँ पर क्या है, वीक कोएलिशन होता है या वीक लीडर होते हैं, इसकी वजह से नेपाल में ऐसा होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कौन है दोस्तों, सुशीला कार्की हैं। आगे हम समझेंगे हु इज द सुशीला कार्की। सुशीला कार्की हैं कौन, जिसको इंटरिम गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, और आखिर इनको प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया गया है, और आप ये समझने की कोशिश करिए दोस्तों, इनको बैक क्यों किया जा रहा है। जो जैन जी जो प्रोटेस्टर हैं वो इस पर राजी कैसे हो गए। जैन जी जो प्रोटेस्टर हैं, जो जिन्होंने हड़कंप मचाया हुआ, जिसकी वजह से पूरी सरकार गिर गई, केपी ओली शर्मा को भागना पड़ा, और दूसरा दोस्तों एक जो मिनिस्टर है उनकी वाइफ को मार दिया गया। तो आखिर ये हैं कौन के जो जिनको आर्मी भी पसंद कर रही है, जिनको प्रोटेस्टर भी पसंद कर रहे हैं। तो हम आगे समझेंगे, पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं दोस्तों। क्या हुआ नेपाल के अंदर, होता क्या है, आखिर ये ऐसा सरकार बदलती क्यों है, इतना प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, तो उसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है दोस्तों, आप मेरी जो वीडियो है, आप पिछली जो वीडियो है प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आप उस पर सर्च कीजिएगा, नेपाल में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, नेपाल पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें हमने डिटेल में डिस्कशन किया है, कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कशन किया है कि आखिर नेपाल में हो क्या रहा है। मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ में बताना चाहूँगा दोस्तों, नेपाल में हो क्या रहा है। नेपाल के अंदर क्या हुआ, जो नेपाल की गवर्नमेंट है उन्होंने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। सोशल मीडिया पर तो बैन लगाया ही, लेकिन क्या हो रहा था, नेपाल के अंदर सालों से क्या है, करप्शन हो रहा था। करप्शन कैसे दोस्तों, वो क्या करते हैं, नेपाल के जो लीडर्स होते हैं अपना पैसा जो इन्वेस्ट करना चाहिए, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना चाहिए, पब्लिक अफेयर्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो क्या है, अपने बैंकों में पैसा रख रहे हैं। और दोस्तों जो अपने फैमिली होती है, अपने बच्चे होते हैं, उनको तो बाहर विदेशों में पढ़ने भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोगों को अनएम्प्लॉयड रखा जा रहा है, लोगों को एजुकेशन नहीं दी जा रही है, लोगों और करप्शन पे करप्शन किया जा रहा है। इससे क्या है, यूथ बहुत गुस्से में था, महंगाई इतनी हो गई है, तब यूथ गुस्से में था, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जिसको क्या कहा गया, जैन जी प्रोटेस्ट किया। वैसे बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं ये कह रहे हैं ये तो सोशल मीडिया के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट था। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो प्रोटेस्ट था दोस्तों, एंटी करप्शन प्रोटेस्ट था। इतना नेपाल के अंदर जो करप्शन हो रहा था दोस्तों, उसके लिए ये प्रोटेस्ट किया गया। अब कार्की जी को क्या बना दिया गया, प्राइम मिनिस्टर। अब हम थोड़ी सी न्यूज़ समरी देखने की कोशिश करते हैं, आखिर न्यूज़ समरी क्या है, व्हाट इज द न्यूज। अगर हम समरी देखेंगे तो न्यूज समरी में क्या कहा गया है, जो नेपाल के प्रेसिडेंट है, कौन है दोस्तों नेपाल के प्रेसिडेंट, रामचंद्र पौंडल, डिजॉल्व द पार्लियामेंट। जो रामचंद्र पौंडल हैं उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट को डिजॉल्व कर दिया है। और अपॉइंट किसको किया है दोस्तों, अपॉइंट किया है सुशीला कुमारी कार्की। जो सुशीला कार्की हैं उनको अपॉइंट किया है। वो क्या है दोस्तों, वो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं। मैंने जैसे बताया, मैं आपको बताऊंगा है कौन वो, तो ये फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, और इनकी जो एज है 73 है, 73 ईयर ओल्ड हैं जो सुशीला कार्की जी हैं, और चीफ जस्टिस हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं दोस्तों। और ये पहली प्राइम मिनिस्टर वुमेन है, पहली क्या है, प्राइम मिनिस्टर वुमेन है। अच्छा, मैंने बताया दोस्तों, ट्रिगर क्या था, जैन जी प्रोटेस्ट क्यों हुआ था। जैन जी प्रोटेस्ट इसलिए हुआ था, नेपाल गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया को बैन कर दिया, और एंटी करप्शन, करप्शन बहुत हो रहा था गवर्नमेंट अगेंस्ट द करप्शन, मिस गवर्नेंस एंड सोशल मीडिया बैन। सोशल मीडिया, आपको मैंने ये भी बताया कि वो केपी ओली शर्मा जो प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के, उनको क्या करना पड़ा, उनको भागना पड़ा और रिजाइन दे दिया। ओली गवर्नमेंट क्या हो गई,
गिर गई, फैल कर गई, वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ, आर्मी को इंटरवीन करना पड़ा, और दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, 30 से ज़्यादा लोग मारे गए। अगर हम, ये तो नेपाल की बात हो रही है, सेम दोस्तों इंडोनेशिया में चल रहा है, बहुत सारी कंट्रीज में यही दुर्दशा है कि लोग, यूथ क्या कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम नहीं है ये यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रॉब्लम ये है इनको इलेक्ट कौन करता है। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इनको इलेक्ट कौन करता है, इलेक्ट तो हम ही करते हैं, पब्लिक ही इनको इलेक्ट करती है। जब तो गलती किसकी है दोस्तों, गलती भी इसमें पब्लिक की है। हम उन लोगों को इलेक्ट क्यों कर रहे हैं जिन पर एक तो बहुत सारे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, जो बहुत करप्ट हैं। तो हमें ऐसा ध्यान रखना चाहिए, हमें बहुत क्लीन लोगों को, जो बहुत ईमानदार हैं, जो बहुत ऑनेस्ट हैं, जो बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, उनको इलेक्ट करना चाहिए, जो हमारे बारे में सोचें, हमें एम्प्लॉयमेंट दें, महंगाई थोड़ी कम करें, अकाउंटेबिलिटी हो, उनके काम में ट्रांसपेरेंसी हो, और दोस्तों क्या हो, गवर्नमेंट चलाने का उन्हें आइडिया हो कि गवर्नेंस आखिर काम कैसे करती है। तो मैंने जैसे बताया दोस्तों, 30 से ज़्यादा लोग मारे गए। अब क्या है दोस्तों, इलेक्शन कब होगा नेपाल में, वैन विल बी द इलेक्शन, इलेक्शन जो होगा दोस्तों मार्च 2026 में नेपाल के अंदर इलेक्शन होने वाला है। अभी जो है इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, जिसको हेड कर रही हैं कार्की जी। कौन कर रही हैं, कार्की जी। अब चैलेंजेस क्या है दोस्तों, व्हाट आर द चैलेंजेस, क्या है, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। सबसे बड़ा जो चैलेंज है नेपाल के अंदर वो है दोस्तों, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाए, प्रोटेस्टर को कैसे रोका जाए, प्रोटेस्टर की डिमांड को कैसे पूरा किया जाए। वो क्या कहते हैं, बैन, सोशल मीडिया से तो बैन हटा दिया है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है जो करप्शन, करप्शन को ले में कैसे ट्रांसपेरेंसी आए, कंडक्ट फ्री एंड फेयर पोल, फ्री एंड फेयर पोल्स कराना है, इन्वेस्टिगेट वायलेंस, और वायलेंस को इन्वेस्टिगेट करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो सुशीला कार्की जी हैं को, उनके सामने कितने बड़े चैलेंजेज हैं, क्या वो इन चैलेंजेज से पार पा पाएंगी, क्या वो इन चैलेंजेज को फेस कर पाएंगी, क्या वो इन चैलेंजेज को से निकल पाएंगी। तो हम सारी चीज़ें आगे देखेंगे दोस्तों। अच्छा, वाई इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, आप मुझे कमेंट्स में बताइए नेपाल इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आप कमेंट्स करिए दोस्तों, नेपाल इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, वाई नेपाल इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। अगर मान लीजिए दोस्तों नेपाल में अगर इंस्टेबिलिटी होती है तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों। अगर नेपाल में इंस्टेबिलिटी होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, नेपाल का जो इंडिया के साथ बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है, फ्री बॉर्डर है, मूवमेंट आसानी से होता है। अगर ऐसा होगा दोस्तों तो क्या होगा, माइस्ट इंसर्जेंसी बढ़ेगी इंडिया में, और रिफ्यूजी क्या होंगे, इंडिया के तरफ बढ़ेंगे। तो क्या होगा, सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इशू है, किसका, सिक्योरिटी का। इन स्टेबिलिटी इन नेपाल प्रिवेंट द रिफ्यूजी फ्लो, माइस्ट रिवाइवल, और जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, जो फॉरेन कंट्री का इन्फ्लुएंस है, वो बढ़ेगा दोस्तों। और जो स्ट्रेटेजिक बफर है इंडिया और चाइना का, मैं आपको अभी लोकेशन दिखाऊंगा दोस्तों, नेपाल की लोकेशन कौन सी है और कैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर हम दोस्तों, ये नेपाल है तो ये इंडिया है और ये चाइना है, तो एक बफर जोन की तरह काम करता है नेपाल। और नेपाल जो है दोस्तों हिमालय का पार्ट है, और हिमालय से जितने भी स्टेट लगे हैं, हमारे जितने भी बॉर्डर हैं नेपाल के साथ, उनके लिए बहुत बड़ा इशू होगा, और वहाँ पर भी इनस्टेबिलिटी आ सकती है। अपॉर्चुनिटी क्या है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी। तो कार्की क्या है दोस्तों, कार्की जो है फॉर्मर चीफ जस्टिस है, एक पढ़ी लिखी महिला है, वो इंडियन एजुकेशनल बैकग्राउंड है। उन्होंने क्या है दोस्तों, BHU से पढ़ाई की है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। तो कहाँ से पढ़ाई की है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। इसका मतलब ये है, वो उनकी जो इमेज है, उन कार्की जी की जो इमेज है वो कैसी है, कार्की जी की इमेज ऐसा नहीं है कि वो मोनार्की इस्टेब्लिश करना चाहती हैं। कार्की जी की जो इमेज है प्रो डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी की तरह नेपाल को चलाना चाहती हैं। और दूसरा दोस्तों, इंडिया का क्या बेनिफिट है, अगर वो उनका जो बैकग्राउंड है इंडिया से है, वो BHU से पढ़ी हैं, तो इंडिया क्या कर सकती है, आसानी से जो नेपाली यूथ है उनके साथ क्या कर सकती है, उनके साथ
इंगेज कर सकती है, उनके साथ बातचीत कर सकती है और अपने बॉर्डर को सिक्योर कर सकती है। हमने जैसे चैलेंजेस दोस्तों देख लिए, चैलेंजेस जो कार्की जी के सामने चैलेंजेस क्या है, सबसे बड़ा जो चैलेंजेस है दोस्तों जो आर्मी ओवरसाइज रूल है, आर्मी का जो रूल अभी इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है। जैसे आप पाकिस्तान के हाल देखते होंगे, पाकिस्तान का जो पूरा कंट्रोल है वो आर्मी के पास है। अगर नेपाल का भी कंट्रोल आर्मी के पास हो जाएगा तो दोस्तों बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमें नेपाल के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप मेंटेन रखने में। तो इसलिए आर्मी का जो ओवरसाइज रोल है वो उतना नहीं होना चाहिए, कुड डिस्टेबलाइज द डेमोक्रेसी। अगर आर्मी का रोल बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है दोस्तों, फिर डेमोक्रेसी नहीं आ सकती वहाँ पर, फिर तो आर्मी का रोल चलता है, फिर तो मिलिट्री का रोल चलता है। मिलिट्री जैसे मन चाहे वहाँ पर गवर्नमेंट को नचाती है, गवर्नमेंट को अपने इशारे पर काम कराती है। अगर हम पॉसिबिलिटी देखें तो दोस्तों चाइना का इन्फ्लुएंस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि चाइना का इन्फ्लुएंस हो सकता है, जिससे क्या हो सकता है वहाँ की जो गवर्नमेंट है या वहाँ आगे बढ़े। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल है कि जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन है वो क्या कर रहा है, वो जंप कर रहा है, वो बढ़ रहा है आफ्टर द 9 मंथ। अभी हमारा जो अगस्त की बात करते हैं तो अगस्त में हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो कितना हो गया दोस्तों, 2.1%। कितना कितना हो गया दोस्तों, 2.1% हो गया है। अच्छा, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है, क्या जो आरबीआई ने जो टारगेट सेट किए उनके बीच आ गया है। आरबीआई ने क्या है जो टारगेट सेट किए उनके बीच आ गया है, जो कंफर्ट जोन है उसके बीच आ गया है। तो आरबीआई का जो टारगेट है वो कितना है दोस्तों, 2 से 6% के बीच आ गया है। पहले क्या था कि ये जो रिटेल इन्फ्लेशन था काफ़ी लो था। अब हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज रिटेल इन्फ्लेशन। व्हाट इज रिटेल, रिटेल इन्फ्लेशन होता क्या है दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताइए कि रिटेल इन्फ्लेशन होता क्या है। अगर रिटेल इन्फ्लेशन की बात करते हैं दोस्तों, रिटेल इन्फ्लेशन होता है जब प्राइसेस बढ़ते हैं। किस चीज़ में प्राइसेस बढ़ते हैं दोस्तों, इंक्रीज प्राइसेस दैट कंज्यूमर पे। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, अगर हम फूड्स की बात करते हैं तो फूड्स में प्राइसेस बढ़ सकते हैं, फ्यूल्स में प्राइसेस बढ़ सकते हैं, मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो जब प्राइसेस का इंक्रीजमेंट होता है या प्राइसेस इंक्रीज होते हैं उसे क्या कहते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल, मैंने जैसे बताया अगर वेजिटेबल के प्राइसेस बढ़ते हैं, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते हैं, क्लॉथ्स के प्राइसेस बढ़ते हैं या हाउसिंग रेंट के प्राइसेस बढ़ते हैं, ऑल आर द रिटेल इन्फ्लेशन। तो रिटेल इन्फ्लेशन होता है कि जो कंज्यूमर पे कर रहा है या जो कंज्यूमर के द्वारा जो पे किया जा रहा है उस पर प्राइसेस बढ़ना। मैंने बताया किस किस चीज़ के। आरबीआई का जो कंफर्ट बैंड क्या है, आरबीआई का जो कंफर्ट जोन है वो 2 से 6% है। अगर 2 से 6% रिटेल इन्फ्लेशन है तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है अंडर द बैंड है। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इफ़ इन्फ्लेशन टू लो, मान लीजिए इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कम है तो क्या होगा, बहुत स्लो ग्रोथ होगी हमारी। तो क्या होगी, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कम है बहुत स्लो ग्रोथ होगी। अगर इन्फ्लेशन बहुत हाई है तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर्स हर्ट होंगे, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी तो कंज्यूमर्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। और आप अगर इस पिक्चर्स में देखें दोस्तों, आप अगस्त की बात करते हैं, अगस्त 2024, नवंबर 2024 और अगस्त 2025। अगर आप ब्लू वाला एरिया देख रहे हैं तो ये है रिटेल इन्फ्लेशन है। ब्लू वाले एरिया में क्या है, तो पहले 3.65 था, फिर हो गया था 5.48 हो गया था, अब हो गया, और अगस्त 25 में कितना था, 0.69 था, तो काफ़ी कम था। आगे बढ़ें तो अभी क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया है दोस्तों। आप टेबल देखिए, पहले आप टेबल देखिए फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ आखिर कितना इन्फ्लेशन बढ़ा है। अगर हम दोस्तों जुलाई की बात करते हैं तो जुलाई में जो रिटेल इन्फ्लेशन था वो कितना था दोस्तों, कितना, 0.05%। अगस्त में कितना हो गया, 0.05%, और ट्रेंड क्या है, फ्लैट है। अगर हम इसकी बात करते हैं क्लॉथिंग एंड फुटवियर की, 2.67% था अगस्त में और ये हो गया है स्टेबल। हाउसिंग कितनी है, 3.03% था, 3.6% हो गया, अब कितना है, स्टेबल हो गया है। फ्यूल एंड लाइट की बात करते हैं जो
1.4% था, अब कितना 2.9% हो गया है, वो राइज कर रहा है। तो दोस्तों अगर आरबीआई विल लाइकली पॉज द रेट हाइक, उससे क्या होगा दोस्तों, अगर आरबीआई क्या करता है, पॉज कर देता है, रेट हाइक नहीं बढ़ाता है, उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन जो है वो विद इन द टारगेट रहता है। मान लीजिए ग्रोथ क्या हो रही है, स्लो हो रही है, बहुत ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है। तो अगर इन्फ्लेशन बहुत लो है तो इसका मतलब है कि ग्रोथ बहुत स्लो होगी, और प्लस जो फेडरल कट रेट्स है, मान लो रेपो रेट्स को कम कर दिया तो क्या होता है, आरबीआई में कट द रेपो रेट 25 से 50 पॉइंट्स क्या करती है, रेपो रेट्स कम कर देती है। उससे क्या होता है, जो प्राइसेस क्या होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, और जो विद इन द ब्रैकेट में आ जाता है जो आरबीआई ने डिसाइड किया हुआ है। जीएसटी कट्स में ईज द सम प्राइसेस इन 2026 एंड 2027। आपको पता होगा जीएसटी रिफॉर्म आए, उन्होंने 4 स्लैब से अब 2 स्लैब कर दिए, 18 और 28। तो उसकी वजह से क्या है, कंज्यूमर्स को काफ़ी रिलैक्स मिला है। अब हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड है, तो नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है स्पेशल कोर्ट से। अब स्पेशल कोर्ट्स की जो मीटिंग है, जो स्टेप मीटिंग है, वो होल्ड क्यों कर दी है गवर्नमेंट ने, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। तो क्या है दोस्तों, सेंटर टू होल्ड मीटिंग ऑन क्रिएटिंग द मोर स्पेशल कोर्ट। अब स्पेशल कोर्ट किसके लिए बनाए जाते हैं, कौन से केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, आप मुझे दोस्तों कमेंट्स में बताइए। अगर हम बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से बोला है कि इट विल कन्वीन हाई लेवल मीटिंग। पार्टिसिपेंट कौन कौन से होंगे दोस्तों, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल इन्फोर्समेंट एजेंसीज होगी, सेंट्रल इन्फोर्समेंट एजेंसी होगी, स्टेट चीफ सेक्रेटरीज होंगे, एंड होम सेक्रेटरीज होंगे। पर्पज क्या है दोस्तों, जो एक्सक्लूसिव कोर्ट हैं या जो स्पेशल कोर्ट्स हैं जो हैंडल करते हैं अंडर द स्पेशल लॉ, जो स्पेशल कोर्ट्स क्या हैं, जो केसेस जो हैंडल किए जाते हैं, जो स्पेशल लॉज होते हैं। राइट नाउ इंडिया के पास 52 डेजिग्नेटेड कोर्ट हैं, 52 स्पेशल कोर्ट हैं, डेजिग्नेटेड कोर्ट, बट ओनली 3 एक्सक्लूसिवली एनआई केसेस। हमारे पास 52 स्पेशल कोर्ट्स हैं जो स्पेशल लॉज के द्वारा हैंडल किए जाते हैं, लेकिन जो एनआईए के केस हैं वो कितने दोस्तों, सिर्फ 3 कोर्ट्स हैं एनआईए के लिए। कितने, 3 कोर्ट्स हैं एनआईए के लिए। अगर हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो जेंडर पैरिटी गैप के बारे में हम देखेंगे, और जो ट्राइबल्स की जो प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं हम वो देखने वाले हैं। अगर हम केस स्टडी देखते हैं रामचरण एंड सुखराम 2025, रामचरण की और जो सुखराम की एक केस स्टडी देखते हैं, उसके अंदर क्या था दोस्तों, एक गौंड वुमेन थी, कौन थी, एक गौंड की महिला थी जो हायर थी, उसको इक्वल शेयर चाहिए था एंसेंट्रल प्रॉपर्टी पे। तो लोकल कोर्ट और हाई कोर्ट ने इनिशियली डिनाइड कर दिया कि मान लीजिए कोई मेरी सिस्टर है और सिस्टर को प्रॉपर्टी में अगर हिस्सा चाहिए, तो ट्राइबल में क्या होता है, वुमेन को एक्सक्लूडेड किया गया, वुमेन को शेयर नहीं मिलता है अपने फादर की प्रॉपर्टी में। तो क्या है, वो कोर्ट गई तो कोर्ट ने क्या कर दिया, डिनाइड किया बेस्ड ऑन द ट्राइबल कस्टम। ट्राइबल कस्टम में होता है कि वुमेन को शेयर नहीं मिलेगा अपने फादर की प्रॉपर्टी से, क्या नहीं मिलेगा, अपने फादर की प्रॉपर्टी। तो हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को ओवरटर्न किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा दोस्तों, कस्टम कैन नॉट बी परचुएट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कस्टम क्या कर सकता है, कस्टम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। जेंडर, ऐसा नहीं कि जेंडर बेस्ड फैसले होंगे। तो टीचिंग पॉइंट क्या है दोस्तों, अगर हम देखें हम इससे सीख क्या सकते हैं, कस्टमरी लॉज वर्सेस द फंडामेंटल राइट बैन इट कन्फ्लिक्ट इक्वलिटी प्रिवेल्स। मान लीजिए अगर दो लोगों में, दो चीज़ों में कन्फ्लिक्ट होता है, अगर कस्टमरी लॉज हो और फंडामेंटल राइट हो, तो वहाँ पर क्या प्रिवेल करेगा दोस्तों, वहाँ पर इक्वलिटी प्रिवेल करेगा, वहाँ पर इक्वलिटी होनी चाहिए। अगर बेटे को शेयर दिया जा सकता है तो बेटी को भी शेयर दिया जा सकता है। आगे बढ़ें। अच्छा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ओवरटर्न कर दिया फैसला। अगर हम ट्राइबल एरिया की बात करते हैं
तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या, अर्लियर केसेस की हम बात करें, मधु किश्तवाड़ स्टेट वर्सेस ऑफ बिहार 1996, तो पेटिशन ने क्या किया, चैलेंज किया ट्राइबल कस्टम को डेट डिनाइड वुमेन इनहेरिटेंस। तो मैंने जैसे बताया दोस्तों, पहले लोकल कोर्ट्स में गए, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस फैसले को चेंज कर दिया। तो एससी रिफ्यूज टू इंटरवेन एंड फियरिंग केओस, एससी ने मना कर दिया इस पर, फिर फियरिंग केओस हो गया। तो जुडिशरी वॉज द अर्लियर कंजर्वेटिव शिफ्ट सीन इन 2025। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन कर दिया था कि अगर कस्टम ये कहता है तो कस्टम ही ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था इंटरवीन करने से। लेकिन 2025 में क्या कहा, अगर कस्टम लॉज और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स कन्फ्लिक्ट होते हैं, तो क्या करेगा, इक्वलिटी क्या करेगी, प्रिवेल करेगी, ना कि कस्टम लॉज प्रिवेल करेंगे। अगर हम प्रभा मिंज और वर्सेस माठा एक्का झारखंड 2022 का केस हुआ, उसके अंदर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपील किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, वुमेन्स इनहेरिटेंस राइट रिजेक्टिंग द अनसपोर्टेड क्लेम्स ऑफ द कस्टम के ग्रेजुअल जुडिशियल प्रोग्रेशन टुवर्ड द जेंडर पैरिटी। तो क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सपोर्ट किया था कि वुमेन को भी शेयर देना चाहिए, जेंडर पैरिटी होना चाहिए। तो पहले क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट था वो भी कंजर्वेटिव था, अब क्या हो रहा है, अब प्रोग्रेसिव हो रहा है, अब प्रोग्रेशन कर रहा है, अब वो वुमेन को जो शेयर मिलना चाहिए प्रॉपर्टी में वो दिया जा रहा है, उस पर बात हो रही है। तो ग्रेजुअल जुडिशियल प्रोग्रेस टुवर्ड द जेंडर पैरिटी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रियलिटी ऑफ वुमेन, ट्राइबल वुमेन एंड लैंड। तो क्या रियलिटी है, अगर हम ट्राइबल वुमेन और लैंड की बात करते हैं दोस्तों, अगर हम ट्राइबल वुमेन और लैंड की बात करते हैं तो दोस्तों रियलिटी क्या है, जैसा मैंने बताया आपको, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट दिए। अगर हम शेड्यूल्ड एरियाज की बात करते हैं तो शेड्यूल्ड एरियाज को गवर्न कैसे किया जाता है, शेड्यूल्ड एरिया जितने भी हैं उसको गवर्न किया जाता है कस्टमर्स, जो कस्टमरी लॉज होते हैं उसके द्वारा गवर्न किया जाता है। अगर हम डाटा की बात करते हैं, डाटा क्या कहता है दोस्तों, वॉट डिड से डाटा, डाटा क्या कहता है दोस्तों, 60.7% जो शेड्यूल कास्ट वुमेन है वो लैंड को ओन करती हैं, वर्सेस 83.3 जो एसटी मैन है वो लैंड को क्या करते हैं, ओन।